हेलो फ्रेंड्स, मुर्तुज़ा आलम आप सबका वेलकम करता है फिर से अपने इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है, कैसे काम करता है, इसको किसने इन्वेंट किया, कैसे कैसे इसके बारे में क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे आज। पहले मैं एक सेंटेंस से शुरू करता हूं। वो सेंटेंस फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहे जाने वाले साइंटिस्ट सर जे रॉबर्ट ओपनहैमर के वर्ड्स थे। ये वर्ड्स उन्होंने तब कहे थे जब उन्होंने 17 जुलाई 1945 को मैक्सिको में उन्होंने न्यूक्लियर बम का टेस्टिंग किया। उसके बाद जो उन्होंने रिजल्ट देखा तो उस रिजल्ट को देखने के बाद उनके मुंह से ये वर्ड निकले, ये सारे सेंटेंस निकले थे। इनके हिसाब से उन्होंने क्या कहा था, नाउ आई बिकम द डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। ये बात उस दिन उन्होंने एटम बम के रिजल्ट को देखने के बाद कहा। असल में ये वर्ड है गीता से लिया हुआ, क्योंकि रॉबर्ट ओपनहैमर उन्होंने गीता का भी अच्छा खासा अध्ययन किया हुआ था और वो उसके बारे में बहुत कुछ जानते थे, तो उसी के इस सेंटेंस को उन्होंने यहाँ पे कोट किया था। कहने का मतलब ये है, उन्होंने जब रिजल्ट देखा तो उन्होंने माना कि ये तो इंसानियत, मानवता, ह्यूमन काइंड के लिए ये तो बहुत खतरनाक है। ये तो इस तरह से अगर हर कोई इस तरह से यूज करने लगेगा एक दूसरे पर तो मानवता ही खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने ये वर्ड्स कहे थे उसके रिजल्ट को देखने के बाद। अब तक इस वर्ल्ड में 2 बार एटम बम गिराया गया है किसी देश के ऊपर, और 2 न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स देखने को हमें मिले। एक तो जापान में ही हुआ था और दूसरा चेरनोबिल यूक्रेन में। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब की। तो न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका ने किया था। पहला न्यूक्लियर बॉम्ब जिसका नाम लिटिल बॉय रखा गया था, जो कि 10 फीट लंबा, 28 इंचेस डायमीटर का और 9700 पाउंड्स वेट का था, जिसके अंदर 64 केजी यूरेनियम का यूज किया गया था। 1 केजी यूरेनियम से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, उतनी ही एनर्जी 1 केजी यूरेनियम से प्रोड्यूस की जा सकती है जितना कि 27 लाख किलोग्राम कोयला को जलाने के बाद प्रोड्यूस किया जा सकता है। इस हिसाब से यूरेनियम काफी ज्यादा हो जाता है। जबकि 6 जुलाई को हिरोशिमा पे गिराया गया था लिटिल बॉय, और उसके 3 डेज बाद फैटमैन गिराया गया था नागासाकी पर। फैटमैन की लेंथ थी 10 फीट 8 इंचेस और इसका जो डायामीटर था वो था 60 इंचेस और इसका वेट भी 10,800 किलो पाउंड्स का था। ये आज के वक्त में इन बॉम्ब्स का 80 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है हमारा आज का न्यूक्लियर बॉम्ब। ये उस समय का बॉम्ब आज से 80 टाइम्स कम पावरफुल हुआ करता था। तो उसने इतना नुकसान किया कि इस बॉम्ब के गिरते ही उसी वक्त इमीडिएटली 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए, खत्म हो गए, भाप बन के उड़ गए। और उसके बाद अगले कई दिनों तक इतने ही लोग और मरते रहे, और रेडिएशन का असर ये रहा कि उसके बाद उसका असर आज भी कहीं न कहीं देखने को मिलता है। तो ये तो तब की बात है जब अमेरिका ने पर्ल हार्बर वाले केस के बाद बदला लेने के लिए जापान के ऊपर गिराया था। अब हम देखेंगे कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते किस चीजों से। असल में न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनाते हैं तो उसके लिए 2 तरह के रेडियो एक्टिव मटेरियल की जरूरत पड़ती है। एक है यूरेनियम, जिसका आइसोटॉप 235 यूज किया जाता है,
वैसे 238 के फॉर्म में ये मिलता है। उस 238 फॉर्म में से 1% 235 आइसोटॉप्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसको यूज किया जाता है। इसलिए कि 235 में इस तरह का चेन सिस्टम, ब्रेकिंग चेन सिस्टम बन सकता है, 238 में नहीं होता, इसलिए उसमें से एक्सट्रैक्ट करना होता है। और दूसरा है प्लूटोनियम 239, इन दोनों का यूज किया जाता है। और इसे लिटिल बॉय में जहां यूरेनियम 235 था, वैसे ही फैट मैन में प्लूटोनियम 239 था। तो इनका यूज किया जाता है और ये बहुत ही रेयर होते हैं। इनका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके एटम्स में ही वो खूबी होती है जो कि एक चेन सिस्टम बना सके, और चेन सिस्टम बनाने की वजह से इतना एक्सप्लोड होता और इतना ह्यूज एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो हमें यूरेनियम में 235 और प्लूटोनियम में 239 की जरूरत पड़ती है इन्हें बनाने के लिए। अब सवाल ये आता है कि आज की डेट में ये काम कैसे कर रहा है। जैसे देखिए यहां पे यूरेनियम का एक सिलेंडर बना हुआ है और उसी यूरेनियम का एक छोटा सिलेंडर यहाँ बना हुआ है। इसकी डायमीटर उतनी है जितना इसके खोखले हिस्से का, बीच में रिंग के जैसा खोखला है, उसका जो डायमीटर उतना ही है, यानी अगर उसे इधर भेजेंगे तो इसमें फिट आ जाएगा। फिर जब बम गिराना होता है तो बम को गिराते हैं और अर्थ की सरफेस से लगभग 100 मीटर ऊपर ही इग्निशन दे दी जाती है। जब इग्निशन दी जाती है तो वो इसे फायर करता है। ये फायर करते ही यहाँ पे सिलिकॉन वगैरह होते हैं, ये टंगस्टन होता है, फिर ये इसे पुश करता है। जब पुश करता है तो ये आके इसमें स्टक करता है इस तरह से, और फिर वहां पे शुरुआत होती है ये खेल। ये खेल क्या है? असल में इनके पहले एटम्स जो होते हैं वो होते हैं स्टेबल। जब तक ये स्टेबल है तब तक ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे, इनमें टूटने का जो है काम होगा नहीं। उसके लिए इनको अनस्टेबल करना होगा। तो अनस्टेबल करने के लिए क्या किया जाता है? एक न्यूट्रॉन को इसमें इंजेक्ट किया जाता है। न्यूट्रॉन को इंजेक्ट करते ही ये अनस्टेबल हो जाता है और ये टुकड़े में बट जाता है। जब ये बटता है तो टुकड़ों में टूटने के बाद एनर्जी भी रिलीज करेगा और 3 न्यूट्रॉन आगे भेजेगा। वो 3 न्यूट्रॉन आगे जाके उन तीनों को भी ब्रेक करते हैं। फिर उनसे इसी तरह से 3 न्यूट्रॉन निकल के आगे जाते हैं और अगले को अनस्टेबल करते हैं, और ये चेन चलता रहता है जब तक कि आखिरी एटम तक न फटे। और इन सब के होने में सेकंड का कुछ ही हिस्सा लगता है। फिर इसके बाद जो ये पूरा शेल है, इसके अंदर से एनर्जी पूरी निकलती है एक्सप्लोड करते हुए, जिसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और फिर इस तरह से तबाही मचाई जाती है। अब यह है कि ये लोगों की जान कैसे लेता है। तो एटॉमिक न्यूक्लियर बम फटने के बाद बचने का तो कोई चांस ही नहीं हो सकता, क्योंकि लाइट के 30% स्पीड से इसकी एनर्जी ट्रेवल करती है। अब एक्सरे, गामा रे, ये सब सेकंड के 1000वें हिस्से में सब कुछ हो जाता है। हम सोच भी नहीं पाएंगे। जब तक हम सोचने की कोशिश करें तब तक तो हम खत्म हो चुके होंगे। इसमें इतनी हीट होती है कि ओपनहेमर ने जिस टावर के ऊपर बॉम्ब को रखा था टेस्ट करने के लिए, उसके फटने के बाद वो टावर इवेपोरेट होके उड़ गया, खत्म हो गया। तो हम ह्यूमन का क्या होगा? उसके बाद शॉक वेव चलता है। शॉक वेव के बाद फिर बारी आती है वहां के पूरे रेडियस में टेम्परेचर इतनी हाई हो जाती है 200-300 डिग्री सेल्सियस कि कुछ भी बचना मुश्किल है। तब फिर उसके बाद जो मशरूम क्लाउड ऊपर गया था, अब ऊपर से सारे वापस आते हैं कौन? रेडियो एक्टिव रेडिएशन। वो रेडिएशन फिर नीचे गिरता है और ये हजारों साल तक रहते हैं और वो नुकसान देता रहता है। तो ये है हमारा
न्यूक्लियर बॉम्ब। फिर से मैं बताऊंगा, इसको बनाने वाले हैं सर जे रॉबर्ट ओपनहेमर, जो कि जर्मनी मूल के साइंटिस्ट थे। जैसे आइंस्टीन, ये भी जर्मनी से थे, लेकिन इन सबको वहां जब डिक्टेटर हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ अपना जब अभियान छेड़ दिया, तो एक एक करके ये सभी वहां से एस्केप करके अमेरिका पहुंच गए। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनका आज के साइंस पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो सब अमेरिका पहुंचे। उन्हीं में थे ओपनहेमर। जब पर्ल हार्बर पर अटैक किया जापान ने, तब अमेरिका ने डिसाइड किया इस काम को करने के लिए, और उन्होंने इस काम के लिए एक नकली शहर भी बसा दिया था, ताकि अगर किसी और कंट्री का कोई जासूस आए तो वो पता ना लगा सके हमारे यहाँ किस तरह का काम चल रहा है। नकली शहर बसाया गया। उस नकली शहर में इन चीजों की तैयारी हुई। पहले तो यूरेनियम प्लूटोनियम को एक्सट्रैक्ट करने के बारे में पता लगा, फिर उसके बाद बम बनाया गया। और हालांकि ये थे लेफ्टिस्ट, लेकिन फिर भी इन पे भरोसा किया गया। और फिर एटम बम, ये तो तब का एटम बम था। आज की डेट में इसका 80 टाइम्स पावरफुल, 80 गुना ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब्स है लोगों के पास। और आज सैकड़ों हजारों की संख्या में है न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अगर आज किसी वजह से एक देश दूसरे के ऊपर, दूसरा तीसरे के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करना शुरू कर दे, तो पक्की बात है, जैसा इन्होंने डर बताया था रॉबर्ट ओपनहेमर ने कि मैंने मानवता का नाश किया है, वाकई में मानवता का नाश हो जाएगा। तो हमारे लिए विज्ञान अगर वरदान है, तो इसका गलत इस्तेमाल, दुरुपयोग हमारे लिए अभिशाप भी है। हम यही देख रहे हैं इन सब को, इनके पावर्स को देख रहे हैं। इससे पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा मानवता का ये नुकसान कर सकता है। हमें इन सब का इस्तेमाल अपने एनर्जी के सब्स्टिट्यूट के तौर पे करना चाहिए, डेवलपमेंट में करना चाहिए, न कि ह्यूमन काइंड को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये था न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बातें। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। मैंने जो भी कुछ समझाया है, आप लोग इससे फायदा उठाएंगे।